नेक्स्ट लेसन है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आपको मालूम होगा सिलेबस में काफ़ी कुछ रिड्यूस किया गया है। तो ह्यूमन आई वाला जो टॉपिक है वो टोटली रिड्यूस्ड है, उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो कलरफुल वर्ल्ड वाला टॉपिक है उसमें कुछ टॉपिक हमें समझना है। तो वहाँ पे हमारा जो सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट होता है डिस्पर्जन ऑफ नहीं, उसके पहले एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में से लाइट रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद का बच्चा जो भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है वो टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला है, इस बार की फर्स्ट टर्म वाली एग्जाम के लिए। आपको मालूम होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 2 टर्म में होने वाला है, फर्स्ट टर्म एंड देन सेकंड टर्म, बराबर है? Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म वाली एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें से भी 2 ही लेसन है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने काफ़ी आराम से उसको कंप्लीट किया है, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इस भी लेसन को हम आराम से समझेंगे, आराम से आपका सिलेबस भी हो जाता है और आप बिल्कुल अच्छे से उसको समझ भी लो। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। यहाँ से हमें अभी स्टार्ट करना है। तो रिफ्रैक्शन वाला जो हमारा कंसेप्ट था उसी को थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड किया हुआ है। वहाँ पे हमने देखा था ग्लास स्लैब से हम लोग रिफ्रैक्शन लाइट का कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको समझना है कि अगर हमारे पास कोई प्रिज्म है तो प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है उसको हमें यहाँ पर समझना है। तो कुछ नया नहीं है, जो भी कंसेप्ट हमने वहाँ पे समझे हैं उन्हीं कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कुछ हमें अलग सा कुछ भी नहीं करना है, बट यहाँ पे उस एप्लीकेशन जो हम करेंगे उस कंसेप्ट का वो थोड़ा सा अलग चीज़ के ऊपर करेंगे। वहाँ पे हमने ग्लास स्लैब के ऊपर करके देखा था रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे हम जो रिफ्रैक्शन करेंगे वो प्रिज्म के थ्रू करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना, प्रिज्म क्या होता है पता है क्या सभी को? Yes, sir. प्रिज्म देखा है आपने? Yes, sir. कैसे होता है प्रिज्म, कोई बता सकता है? 2 triangular surfaces, हाँ। 4 rectangular surfaces. 4 rectangular surfaces। और क्या क्या मालूम है प्रिज्म किस तरह से होता है? प्रिज्म जो है वो ग्लास से बना होता है, बराबर है? यस। वो उसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो हमारे पास ट्राइंगल्स अगर हम बनाएंगे, ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये ट्राइंगल एक 2D इमेज है, या फिर आप बोल सकते हो ये 2D डायग्राम, बराबर है? Yes, sir. और प्रिज्म एक तरह की 3D चीज होती है, मतलब उसमें आप ऐसे 3 ट्राइंगल को एक दूसरे के साथ अगर चिपका दो तो उससे जो फॉर्म होगा वो हमारा एक प्रिज्म होगा, बराबर है? यस। तो अभी वही प्रिज्म के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि उसके थ्रू अगर मैं लाइट को सेंड करूं तो उसके ऊपर उस प्रिज्म का, उस लाइट के ऊपर प्रिज्म का क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट सभी को ध्यान में है। रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ जरा? Bending of ray of light from one medium to another. यस, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम। जब भी वो एक अपनी मीडियम को चेंज करे गुड कंडीशन में, उसमें जो बेंडिंग होगा लाइट का, इसी को हमने रिफ्रैक्शन नाम दिया होगा। और उसी रिफ्रैक्शन के ऊपर ही हमें ये टॉपिक को समझना है। तो इसमें भी हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, बट रिफ्रैक्शन होगा हमारा ग्लास प्रिज्म से। तो यहाँ पे मैं एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले, और हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में अभी इसमें हो क्या रहा है। तो प्रिज्म क्या होता है ये सभी को समझ में आ गया। हमारे पास एक ग्लास का प्रिज्म बना होता है, शेप उसका ग्लास ऐसा होता है। इसमें हमें क्या करना है, जब भी कोई लाइट रे अगर हमारे प्रिज्म को पास करके ट्रैवल करे तो उसमें क्या इफेक्ट उसका होगा ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिज्म जो होता है उसका एक एंगल होता है, जैसे ये हमारे पास प्रिज्म है तो ये जो एंगल होता है इसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो, ठीक है? ये अलग अलग एंगल में आपको मिल सकता है, अलग अलग एंगल उसमें आप ला सकते हो जो एंगल आपको चाहिए। बड़े साइज का प्रिज्म, छोटे साइज का प्रिज्म, तो उस तरह से आप उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो हमारा होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर उसको एंगुलर भी बोल सकते हैं हम लोग। अभी इसमें अगर लाइट को मैं भेजता हूँ तो उस पर लाइट पे क्या इफेक्ट होगा ये हमको थोड़ा समझना है, ध्यान देना अच्छे से। कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है, जो आपने समझा था उसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ से मैंने कोई लाइट रे है जो हमारे प्रिज्म की तरफ भेजी है। तो प्रिज्म एक ग्लास है, ये हमारा जो मीडियम है, प्रिज्म मतलब एक ग्लास मीडियम है, और बाहर जो मीडियम है वो है फॉर एग्जांपल एयर। तो
तो लाइट जो है वो फिलहाल एयर से ट्रैवल कर रही थी, तो व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स इन अ सेम मीडियम it doesn't change its path, means it follows the same path always, that you already know. So here also we can see that light is traveling from the air, this is the medium air, and that is why light is going in the same path, there is no bending of it. But as soon as it enters into the prism, means as soon as it enters into the glass, the density of the medium get changed. The density of air is rarer and the density of glass is comparatively denser, and we have already studied about that. What is the difference in the density that affects the speed of the light? We have already seen in the previous lecture. सभी को मालूम है जब भी लाइट जो है वो ट्रैवल करता है अपनी मीडियम को चेंज करता है तो वहां पे डेंसिटी में डिफरेंस आता है. डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, याद है? यस. क्या होता है एंगुलर डेंसिटी या फिर ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में हमने जब पढ़ा तो मैंने क्या बताया था आपको? डेंसिटी से क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ लाइट पे? Bends towards the normal, away from the normal. Yes, we have already studied that refractive index or optical density is inversely proportional to the speed of light. Whenever the refractive index or optical density increases, in that case we have seen that the speed of light get decreased. वहाँ पे स्पीड जो लाइट की होती है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि उसको वहाँ पे ट्रैवल करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो मीडियम है वो कंपैरेटिवली डेंस है. उसके लिए मैंने आपको एक रोड का एग्जांपल भी दिया था कि अगर हमारे सामने कोई क्लियर रोड है तो वहां से लाइट काफी इजीली ट्रैवल कर पाएगा, बट वहां पे काफी ज्यादा व्हीकल्स है तो लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी. उसी का हम यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं. जब आप बाहर की बात करते हो तो बाहर एयर है, वहां से लाइट को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो थोड़ा सा रेयर मीडियम. बट जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज करेगा एक लाइट से एयर से, जब वो एक डेंसर मीडियम में जाएगा, ग्लास में जाएगा, तो उस कंडीशन में उसमें चेंजेस होंगे. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड in which direction? Yes, it bends towards the normal. So I will firstly draw the actual path of the light, and then we will see how it gets. आप बोल सकते हो कि how it is get bended. उसको किस तरह से bend किया उसने वो फिर बाद में draw करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे draw कर रहा हूँ एक actual path of light. For example, जो उसकी पाथ थी उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है कि उसने इस पाथ को फॉलो करते हुए सामने जाना चाहिए था. बट क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो व्हेनेवर मीडियम चेंजेस लाइट्स गेट बेंड. वो डिपेंड करेगा कि वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है या फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा वो डिपेंड करेगा. बट बेंड होगा ये तो कंपल्सरी है. तो इस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या होगा. कोई बता सकता है मुझे नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर. नॉर्मल इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर ऑन अ गिवन सरफेस. जो भी हमारे पास सरफेस है उस सरफेस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर बनाते हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल निकालते हो, उसी को नॉर्मल बोला जाता है. ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो 90 का एंगल होगा, है ना? तो कुछ इस तरह से वो बनना चाहिए. सरफेस के साथ देखो इसका 90 का एंगल दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. हमारे पास जब भी आप नॉर्मल बनाओ तो ये चीज ध्यान में रखना, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं नॉर्मल ऐसा सीधा बना देते हैं. नहीं सर, नॉर्मल तो सीधा होता है, इसने हमने ऐसे सीधा बनाया, जो कि टोटली रॉन्ग है. सीधा होता है बट किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर. सरफेस मेरा यहाँ पे टेढ़ा है तो उसके ऊपर में नॉर्मल इस तरह से बनेगा. समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो सरफेस था उसके ऊपर परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे ड्रॉ करना है जिस पॉइंट से लाइट एंटर कर रही है. और अभी मैंने आपको बताया था व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना? तो ये लाइट इस तरह से ट्रैवल करते समय बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ. ये आपका नॉर्मल है तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. तो इस तरह से आगे ना बढ़ते हुए कुछ इस तरह से उसको बेंड होना पड़ेगा और वो आगे इस तरह से बढ़ते जाएगी. But from this point to this point, the medium is same. It is glass, and that means between this position or between this portion,
लाइट विल फॉलो द सेम पाथ। उस कंडीशन में लाइट जो है अपने पाथ को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो ग्लास से ही ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. बट जैसे ही वो यहाँ से वापस एक नेक्स्ट मीडियम में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लास खत्म हो चुका है और ग्लास के बाहर वापस से फिर से उसको एयर में जाना, तो जैसे ही वो अपनी पाथ को फिर से चेंज करेगा, जैसे वो मीडियम को चेंज करेगा, तो उसमें बेंडिंग आने वाला है। और बेंडिंग को अगर आपको चेक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट वहां पे पहले मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो फिर से इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करूंगा। ये मेरा सरफेस है और इस तरह से 90 का एंगल बनेगा, बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. इसी को मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल 2 इसको बोल देता हूँ मैं। ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इस कंडीशन में लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सो व्हाट विल इट डू? Away from normal. Away from normal. बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये उसका एक्चुअल पाथ है, इस तरह से जाना चाहिए। नॉर्मल इधर है तो ये नॉर्मल की तरफ ऊपर नहीं जाएगा, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, बराबर है ना? Yes, sir. किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, क्योंकि मुझे आवाज सिर्फ दो तीन ही लड़कियों की आ रही है, बाकी बच्चे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, मतलब मुझे भी समझ में आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये उसकी एक्चुअल पाथ है। अगर वो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल करेगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऊपर है, और बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा तो नीचे जाएगा। और यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल है, इसलिए लाइट को नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। समझ में आएगा आपको? Yes, sir. Yes. तो ये ग्लास प्रिज्म से लाइट में किस तरह से डेविएशन होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे समझा, ठीक है? अभी यहाँ पे कुछ फिनोमिनॉन है जो आपको समझनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? तो देखो यहाँ पर मैंने जो मेरा लाइट रे आया था प्रिज्म की तरफ, उसकी लाइन को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, और उसी तरह से जो बाहर लाइट निकला है उसको भी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। तो एक्चुअल में जो डेविएशन हुआ है लाइट की पाथ में, जो एक्चुअल में डेविएशन हुआ है, उसके बीच का आपको एंगल मिलेगा। ये देखो मेरा एक्चुअल रे ऑफ लाइट था और ये मेरा इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है। इमर्जेंट मतलब जो हमारे प्रिज्म से बाहर निकला, ठीक है? इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये है मेरा इंसिडेंट रे, बराबर है ना? जो Yes, रे sir. हमारे मिरर के ऊपर, जो रे हमारे लेंस के ऊपर, जो रे हमारे ग्लास प्रिज्म के ऊपर, इस तरह से किसी भी चीज के ऊपर जो रे आके फॉल करता है उसको हमने हमेशा इंसिडेंट रे ही बोला। उसके बाद ये जो रे है इसको आप रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हो, है ना? क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो चुका है। और जो यहाँ से बाहर निकलेगा उसको क्या बोलोगे? Emergent. ये रे हमारी हो जाएगी इमर्जेंट रे, ठीक है? तो इंसिडेंट रे, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया, इससे रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकल रही है वो इमर्जेंट है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को अगर मैं थोड़ा बैकवर्ड प्रोजेक्ट करूँ तो एक पॉइंट पे उनका आपको दिखेगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसका एंगल मेजर करोगे तो वहां पे आपको एक एंगल मिलता है, और इस एंगल को एक नाम दिया गया, पता है किसी को? Angle of deviation. यस, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया? Yes. जो हमारा इंसिडेंट रे है वो किस तरह से डेविएट हुआ, ये हमको मालूम पड़ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन से। एंगल ऑफ डेविएशन जितना ज्यादा आप बोल सकते हो उतना रिफ्रैक्शन ज्यादा होने वाला, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम है मतलब ज्यादा डेविएशन नहीं हुआ, ज्यादा कोई आपको वहां पे रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिला, ये हम वहां से थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको टॉपिक के बाद? Yes, sir. तो ये है जो हमने यहाँ पे समझा एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में भी, और सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग, बाकी तो आपको मालूम ही है, जो इंसिडेंट रे होता है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो, मालूम है ना? ये मैंने आपको क्लास प्रिज्म में भी बताया था। नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यस, उसी तरह से नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट रे का एंगल बनेगा उसको बोलोगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखने हैं और वापस शो करने पड़ेंगे। तो इस वाले टॉपिक में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. बाकी भी बच्चे, क्योंकि दो चार ही बच्चे से रिप्लाई करते, बाकियों के लिए भी पूछ रहा हूँ,
किसी के भी दिमाग में थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, मैं यहाँ पे फिर से वहाँ पे आपको बता दूंगा अगर कुछ डाउट है। आ गया समझ में सभी को? सर आगे। ओके यस सर। वेरी गुड। तो इस तरह से हमने पहला टॉपिक समझा आज, जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ये टॉपिक समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी ने रेनबो देखा है? यस सर। यस यस। रेनबो क्या होता है एक्चुअल में? 7 colors. कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स आप बोल सकते हो। एक हाफ सर्कल के शेप में हमको देखने को मिलता है, स्काई में हम लोग देखते हैं। ज़्यादातर कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? जब बारिश भी आती है, बारिश हो तो सनलाइट। आपने देखा होगा कि अगर सूरज की रोशनी में चमक रही है और साथ ही साथ में बारिश जो है वो अभी रुक चुकी है या फिर एकदम हल्की हल्की बारिश शुरू है, कुछ बूंदाबांदी शुरू है, तो ऐसी कंडीशन में हमको रेनबो देखने को मिलता है। तो ये जो रेनबो है ये एक तरह का डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ही है। तो ये डिस्पर्जन ऑफ क्या व्हाइट लाइट क्या होता है, इसको हमें थोड़ा सा समझना है। तो उसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इस पूरे कंसेप्ट को बहुत ही इजीली समझ जाओ। सभी ने बाइक देखी है, व्हीकल्स? यस सर। यस। सभी ने कार भी देखी है और सभी ने बड़े बड़े साइज की बस और ट्रेन भी देखी है, बराबर है? यस। अभी यहाँ पे मैं सिंपल सा कुछ एग्जांपल लेने वाला हूँ। मेरे पास में एक बाइक है, ठीक है, और मेरे पास में एक ट्रेन है, समझ लो। बाइक को अगर मुझे यहाँ से मतलब एक यू टर्न लेके वापस लेके जाना है और उसी तरह से मुझे ट्रेन को भी यू टर्न लेके वापस लेके जाना, कौन सी कंडीशन ज़्यादा इजी है? बाइक को आपको यू टर्न लेके वापस लेके जाना इजी होगा। अभी इसके पीछे का रीजन क्या बता सकते हो, क्यों ऐसा हुआ? क्या रीजन है कि बाइक आप इजीली मूव करा रहे हो बट ट्रेन को नहीं करा पा रहे हो? because of size. साइज के कारण। और तो इजीली कंट्रोल हो जाती है सर बाइक। यस, बाइक इजीली कंट्रोल हो जाती है। बाइक इजीली कंट्रोल हो जाती है। और बेंडिंग अच्छी। बेंडिंग अच्छी होती है। और आपको क्या लगता है उसके पीछे का मेन रीजन क्या हो सकता है? लेफ्ट और साइड। ट्रैक सीधी रहती है। ट्रैक सीधी रहती है तो हम उसको टर्न नहीं कर सकते। ओके ओके, चलो। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो मेन रीजन है उसकी लेंथ, बराबर है ना? Yes sir. बाइक जो है वो काफ़ी छोटी होती है तो उसको कंट्रोल करना, उसको यू टर्न है या फिर कोई भी आप अगर टर्न लेना चाहते हो तो काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा ही लेंथ है ना जिसको कंट्रोल करना, बराबर है? Yes, बट आप ट्रेन को अगर उसी तरह से मूव करा दो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्राइवर जो है थोड़ा सा सनकी है ट्रेन चलाने वाला, उसने सडनली पूरी ट्रेन की जो ये है उसको चेंज करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो जो इंजन में बैठा है वो सिर्फ इंजन मूव करेगा और बाकी पीछे के डब्बे अभी भी सीधे चलेंगे, बराबर है ना? Yes, sir. यस। मतलब वो कह रहा है कि एक्चुअल में इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो उसको मूव कराने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इजीली वो मूव नहीं कर पाए। कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या? यस। तो अभी इसी कंसेप्ट को मैं लाइट के साथ थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान दें। हमारे पास अलग अलग कलर्स हैं, मालूम है सभी को? Yes sir. रेड कलर है, वायलेट है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, ऐसे हमारे पास काफी अलग अलग टाइप्स के कलर हैं। अभी इन सभी कलर में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है उसके लेंथ का, या फिर उसको आप बोलते हो वेवलेंथ, इस तरह से कुछ उसको नाम दिया गया है। और लेंथ जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती, ठीक है? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ट्रेन का और उसी तरह से बाइक का, तो उन सब में हमने देखा कि उसकी यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको समझाया कि जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है हर एक लाइट के लिए। जो हमारे पास लाइट अवेलेबल है वो काफ़ी अलग अलग है और सभी लाइट में जो डिफरेंस होता है मेन वो होता है उसके वेवलेंथ। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया, अभी वेवलेंथ और जो हम नॉर्मल लेंथ समझते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है।
बट उसको समझने के लिए कुछ समय के लिए हम लोग इसी तरह से कंपेयर करेंगे, और बाकी डिटेल्स में जो है आप हायर क्लासेस में उसको और भी पढ़ोगे, वेवलेंथ क्या होती है, उसमें क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं, बैंडविड्थ, बहुत सारी चीज़ें जो आप सामने पढ़ने वाले हैं। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि कुछ लाइट की वेवलेंथ जो होती है ज़्यादा होती है और कुछ कलर्स की वेवलेंथ कम होती है। तो जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ट्रेन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसको मूवमेंट करना या फिर बेंड करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था, या फिर उसमें बेंडिंग अगर आप करोगे भी तो काफ़ी कम होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ उसी तरह से हमें लाइट में भी देखने को मिलेगा, जो हमारे पास अलग अलग कलर्स होंगे, उन कलर्स के अंदर जो बेंडिंग होने वाली है वो बेंडिंग भी अलग अलग होगी। मतलब कुछ जिसकी वेवलेंथ कम है उसमें बेंडिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम है उसके अंदर बेंडिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है उसमें बेंडिंग बहुत ही कम होगी। तो हमारे पास रेड कलर जो होता है, हमारे पास जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और अगर इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा? बेंडिंग बेंडिंग सबसे कम होगी। तो रेड कलर का जो लाइट होता है इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें बेंडिंग आपको सबसे कम देखने को मिलती है, और जो वॉयलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसमें क्या होगा? बेंडिंग सबसे ज्यादा। यस, तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण वहां पर हमें बेंडिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो समझ में आ गया आपको टॉपिक? यस सर। वेवलेंथ और उसकी बेंडिंग किस तरह से होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसी का यूज हमको करना है एक लाइट प्रिज्म के ऊपर, ग्लास प्रिज्म के ऊपर हम लोग यही एक इंस्ट्रूमेंट करके देखेंगे जिससे हमें समझना है कि ये डिस्पर्जन एक्चुअल में है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास प्रिज्म ड्रॉ किया, फिर से एक बार, और इस ग्लास प्रिज्म के ऊपर मैंने एक लाइट रे को इस तरह से भेजा, बट इस बार जो लाइट रे मैं भेज रहा हूँ उसको मैंने बोल दिया कि ये मेरी व्हाइट लाइट है। अभी ये व्हाइट लाइट ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा और इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो आपको समझना है। तो व्हाइट लाइट जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है 7 कलर्स का। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इसके अंदर 7 कलर्स जो है उसको कंबाइन करके हमने व्हाइट लाइट को बनाया। तो व्हाइट लाइट कहाँ पे देखने को मिलती है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे आजू बाजू में आप लाइट देख रहे हो, जिसके कारण आपको विजिबिलिटी मिल रही है, जिसके कारण आप इसको देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये सब हमारी व्हाइट लाइट ही है। और इस व्हाइट लाइट को बनाया गया है 7 अलग अलग कलर की कॉम्बिनेशन से। अभी एक्चुअल में होता क्या है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि सभी लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। कुछ लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, कुछ लाइट की वेवलेंथ कम होती है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो सबसे कम बेंड होगा, जिसकी वेवलेंथ कम है वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा। तो होता क्या है, मैं जब यहाँ पे लाइट को भेज रहा हूँ तो ये तो एयर है, मेरा जो मीडियम फिलहाल है वो एयर है। तो एयर के अंदर बेंडिंग ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लाइट जो है वो बिल्कुल सेम पाथ में ट्रैवल करते रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। बट जैसे ही लाइट जो है एक एयर से कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंसर मीडियम में, मतलब ग्लास में चली जाए, या एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसर मीडियम वाटर होता है, वाटर में चली जाए, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर जो 7 कलर्स अलग अलग है उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण ये रिफ्रैक्ट करेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सभी को मालूम है कि लाइट जब भी अपनी पाथ चेंज करता है वो रिफ्रैक्ट होता है। जब भी वो अपनी मीडियम को चेंज करता है उस समय उसमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। बट क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है तो रिफ्रैक्शन भी जो होगा वो भी अलग अलग होगा। देखो अभी कैसे, यहाँ से लाइट रे आई, ये मैंने नॉर्मल बना दिया फॉर एग्जाम्पल, वो सेम ही है हमारा, लाइट में इस तरह से जाना चाहिए था, बेंड हो जाए। तो जो रेड कलर है उसमें बेंडिंग होगा, बट कैसा होगा? बहुत ही कम, है ना। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि लाइट जो थी वो इस तरह से ट्रैवल कर रही थी, हल्की सी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होके सामने चली गई। ये कौन सी लाइट होंगी? ये हो जाएगी आपकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट, जिसको आप बोलोगे रेड कलर वाली लाइट, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण वो सबसे कम बेंड होगी। उसके बाद इसको मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग हमेशा एक
इसको लर्न करके रखते हैं हम लोग विग्योर। विग्योर करके, ठीक है। इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, वैसे आपको लर्न हो भी गया होगा ऑलरेडी। विग्योर, अब ये विग्योर क्या है इसको थोड़ा सा समझो। रेड को मैंने सबसे नीचे लिखा है, तो रेड के ऊपर कौन है? ऑरेंज, है ना। तो इससे थोड़ा ज्यादा बेंड होगा ऑरेंज कलर, उससे थोड़ा और ज्यादा येलो, ग्रीन, ब्लू, और सबसे कम बेंडिंग आपको देखने को मिलेगा किसमें? वॉयलेट। समझ में आया? तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट को दिखा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 7 कलर मैंने यहाँ पे शो कर दिए। इस तरह से लाइट आई और बेंड हुई, बट बेंड सब में अलग अलग हुआ। रेड कलर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण सबसे कम बेंड हुई, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है तो वो सबसे ज्यादा बेंड हो गई। फिर से एक बार वही होगा, यहाँ से लाइट को फिर से अपना मीडियम चेंज करना है, तो इधर से भी लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी, और इस तरह से बेंड होके वो आगे ट्रैवल करेगी। अगर मैं यहाँ पे कोई प्लेन सरफेस रख देता हूँ व्हाइट कलर का, या फिर कोई हमारा पेपर हम लोग वहाँ पे रख देते हैं, तो इसका हमें एक वहाँ पे आप बोल सकते हो एक बैंड देखने को मिलेगा, बैंड ऑफ 7 कलर्स, और उसको एक नाम दिया है, पता है किसी को? स्पेक्ट्रम। यस, इसको आप बोल सकते हो स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया क्या? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आप उसको बोल सकते हो। समझा सभी को? यस। यस सर। तो ये वाले एक्सपेरिमेंट में और फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट क्या था? इसमें हमने सिर्फ व्हाइट लाइट को यूज किया था, और वहां पे हमने सिर्फ एक सिंगल कोई भी कलर का लाइट भेजा था। व्हाइट लाइट और सिंगल कलर की लाइट में डिफरेंस ये होता है कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, और उसके कारण जब भी ये प्रिज्म के थ्रू ट्रैवल करेगा तो उसके अंदर के सातों जो अलग अलग कलर्स है वो अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्ट होंगे, और जिसको आप एक बैंड ऑफ कलर के फॉर्म में देख भी पाते हो किसी एक सरफेस के ऊपर। जैसे हमने रेनबो के बारे में भी देखा कि रेनबो भी एक सरफेस के ऊपर फॉर्म हो जाता है। जैसे हम लोग उसको स्काई में देख लेते हैं, तो वो एक स्काई उसके लिए सरफेस हो गया जिसके ऊपर उसने वो अपने सातों कलर शो कर दिए। वो भी एक इसी तरह की फिनोमिना है जिसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में समझ लेंगे टोटल डिटेल्स में कि एक्चुअल में है क्या रेनबो। बट अभी फिलहाल आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? यस सर। यस। तो यहाँ पे इस टॉपिक का उसने हेडिंग दिया था डिस्पर्जन। तो यहाँ से आपको डिस्पर्जन की क्या बात समझ में है? डिस्पर्जन मतलब क्या होगा? Splitting of white light Yes. at a spectrum. यस, बिल्कुल आपने सही पकड़ा उसको। डिस्पर्जन का मतलब यही होता है कि जो लाइट है वो स्प्लिट हो रही है। देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया आपको। एक व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में जाने के बाद स्प्लिट हो गई, और वहां से बाहर निकलने के बाद वापस से आप उसको देख रहे हो एक अच्छे स्पेक्ट्रम के फॉर्म में किसी भी एक सरफेस के ऊपर। मतलब लाइट जो है वो टोटली स्प्लिट आउट हो चुकी है, टूट चुकी है अलग अलग पार्ट्स में, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। तो समझ में आएगा सभी को? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये आप ग्लास प्रिज्म से भी कर सकते हो, ये वाटर ड्रॉप से भी हम कर सकते हैं, जैसे रेनबो के एग्जांपल में बोल सकते हो आप। तो इसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि थोड़ा सा डेंस मीडियम होना चाहिए जिसके ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. इसके बाद एक टॉपिक बचा है हमारा रेनबो वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद कुछ एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन वगैरह भी है, वो भी हम लोग नेक्स्ट पीरियड उसके